हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के बारे में। जो झारखंड को अनेक कालों में किन किन नामों से जाना जाता था उसके बारे में देखेंगे। और इसके पहले जो है कि 3 क्लास हो चुकी है। और ये जो खंड 2 का जो पहला क्लास है, मतलब खंड 1 में कि 3 क्लास जो कि था कि उसका वीडियो की डाल चुका है। तो आप लोग जाकर के देख लेंगे, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है JSCC CGL और एक्साइज कांस्टेबल के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के बारे में देखते हैं। तो झारखंड का जो है नाम झारखंड क्यों पड़ा, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। तो झारखंड का जो है झारखंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता। बहुलता मतलब क्या हो गया, मतलब कि ज़्यादा मात्रा, मतलब झाड़ियों एवं कि वनों की मात्रा बहुत ज़्यादा था। इस कारण से इस राज्य का नाम जो है झारखंड पड़ा। ठीक है। उसके बाद विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था, उसके बारे में देखेंगे। मतलब किस किस काल में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, थोड़ा उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मतलब एक साइड लिखा हुआ काल के बारे में और एक साइड नामाकरण, मतलब जो है झारखंड को किस किस नाम से मतलब वो जो पुकारा गया है। ठीक है। तो झारखंड का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मतलब मिलता है। और सबसे पहले जो है मतलब इसी में झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण काल में जो है झारखंड को क्या कहा गया था, पुंड्र या तो पुंड कहा जाता था। मतलब झारखंड को जो पुंड के नाम से जाना जाता था या तो फिर पुंड। ठीक है। उसके बाद आया ऋग्वेद काल। तो ऋग्वेद काल में झारखंड को जो कीकट प्रदेश कहा गया। फिर अर्थवेद काल में जो है कि वार्त प्रदेश कहा गया। फिर वायु पुराण में जो है कि मुरन कहा गया हमारे झारखंड को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है समुद्रगुप्त का प्रयाग परस्ती में जो है कि मतलब कि मुरुंड नाम मतलब रखा गया झारखंड का। उसके बाद जो है विष्णु पुराण में मतलब झारखंड को मुंड कहा गया है। फिर भागवत पुराण में झारखंड को जो कीकट प्रदेश कहा गया है। ठीक है। उसके बाद महाभारत में जो है कि महाभारत काल में जो कि दिग्विजय पर्व में जो झारखंड को पुंडरीक के नाम से मतलब जाना गया है, मतलब कि यही नाम से उसमें उल्लेख मिलता है। और फिर पशुभूमि, फिर कर्कखंड या तो अर्कखंड, मतलब इन चारों नाम से जो महाभारत के काल में जो है कि झारखंड को मतलब इस नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद क्या होता है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो आया उसमें जो झारखंड को कलिंद के देश के नाम से जो बोला गया। फिर 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो है कि झारखंड को झारखंड ही कहा गया। तब से मतलब झारखंड का नाम जो है झारखंड पड़ा। फिर तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला, सियार और मुख्तिन, इस समय झारखंड का ही प्रयोग किया गया। लेकिन मतलब कि ये सभी कट कुट मारा है इसलिए क्योंकि इसको याद नहीं करना है। ठीक है। ये मतलब ये सब नहीं आते हैं। उसके बाद जो है कबीर के दोहे में जो है झारखंड को झारखंड नाम से ही मतलब पुकारा गया है। फिर जायसी द्वारा जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है उसमें जो है झारखंड को झारखंड नाम से मतलब कि संबोधित किया गया है। आगे फिर है अकबरनामा। अकबरनामा में जो है झारखंड को झारखंड के नाम से ही मतलब संबोधित किया है। फिर नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड नाम से मतलब पुकारा गया। उसके बाद आता है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो था वो आईने आईने की मतलब आईने अकबरी जो मतलब कि लिखा गया है बुक, इसमें से जो है कि झारखंड को कोकरा या तो फिर खंकारा नाम से पुकारा गया है। मतलब इस नाम से जो झारखंड का उल्लेख मिलता है कोकरा नाम से या तो खंखारा नाम से। ठीक है। आगे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का जब अर्थशास्त्र आया तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी झारखंड को जो कुकुट या तो कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। उसके बाद आता है टोलमी। तो कि टोलमी द्वारा जो टोलमी जो आए थे मतलब विदेशी यात्री, तो कि उन्होंने झारखंड को मुंडल कहा था। और फिर फाहियान आए थे तो फाहियान ने कुकुट लाड कहा था। फिर ह्वेनसोंग जो चीनी यात्री थे उन्होंने झारखंड को इतने लंबे नाम से पुकारा था, किलोना सुकालाना, मतलब इतने लंबा नाम से झारखंड को संबोधित किया था। या तो फिर कर्ण सुवर्ण, मतलब ये 2 नाम से झारखंड को संबोधित किया था इसने, ह्वेनसोंग ने। उसके बाद फिर मुगल काल में जो है झारखंड का उल्लेख मिलता है खुखरा या तो फिर कुकरा या तो फिर कोकरा, इन तीनों नाम से जो है झारखंड का उल्लेख मिलता है इस मुगल काल में। उसके बाद आता है तुजुक-ए जहांगीरी। तो तुजुक-ए जहांगीरी में जो है झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया गया है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में जब अंग्रेज लोग आए तो उस टाइम जो है हमारे झारखंड को छोटा नागपुर से संबोधित किया। अब थोड़ा नोट में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट में। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये कि हमने भी सबसे पहले बताया कि जो है झारखंड का सर्वप्रथम जो है
उल्लेख मतलब कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। आप लोग को दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है ऐत्रेय ब्राह्मण का ही है। देखिए यहाँ पर देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही सबसे पहले शुरुआत हुआ मतलब कि झारखंड का मतलब संबोधित होना। अब आगे क्या है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। मतलब पुरातात्विक प्रमाण मतलब एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं जो पुरानी चीज़ें जैसे राजा महाराजाओं के मतलब जो करोड़ों वर्ष पहले जो पुराने पुराने चीज़ें जो है वो मतलब आजकल मिलती है, तो वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ही सबसे पहले झारखंड में जो पुरातात्विक प्रमाण मिला था। ठीक है। अब आगे देखते हैं तो आगे प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक जो शशांक थे, अगर आपको पूछ दिया कि प्राचीन काल के जो गुप्त शासक कौन थे तो आप लोग आंसर में क्या मारेंगे, शशांक। तो शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मतलब प्राचीन काल में जो है मैंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला की व्यक्ति कौन था, तो शशांक था। ठीक है। उसके बाद कि मध्यकाल में जो है झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। मतलब कि मध्यकाल जब आया तो झारखंड में जो क्षेत्रीय राजवंशों का शासन चला। ठीक है, उसी का शासन स्थापित था। उसके बाद ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनी कोह शब्द का प्रयोग किया। देखिए आप लोग को इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया कि दामिनी कोह क्या है। ये मतलब ये एक्चुअली मतलब है क्या, ये दामिनी कोह ये पहाड़िया लोगों के की ज़मीन को ही दामिनी कोह के नाम से संबोधित किया इन्होंने, इसी को हम लोग दामिनी कोह कहते हैं। ठीक है, तो कि वही यहाँ बोल रहा है कि ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनी कोह शब्द का जो प्रयोग किया। ठीक है, आगे फिर क्या है, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनी कोह की स्थापना हुई थी। जो मतलब कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर जो मतलब जिस टाइम पहाड़िया विद्रोह हो रहा था उसी टाइम पहाड़िया लोगों की ज़मीन को ही दामिनी कोह के नाम से संबोधित कर उसे फिर वापस लौटा दिया गया था, तो कि वही है दामिनी कोह। तो ये 1824 ईस्वी में ही मतलब उस सबको वापस लौटाया था पहाड़ी लोगों को। तो कि उस टाइम जो सर्वेक्षण कौन कर रहे थे, कैप्टन टैनर। ठीक है, तो वही कैप्टन टैनर जो है क्या किए थे, मतलब उन्हीं के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनी कोह की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को की निरखंड मतलब जो प्राचीन काल में जो है संथाल परगना को क्या नाम से संबोधित किया था कि नरीखंड। ठीक है, और तथा बाद में जो है इसको कांकजोल के नाम से संबोधित किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद मतलब 1833 ईस्वी में जो दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई। ठीक है, और इसके बाद जो है इस एजेंसी का मुख्यालय जो है कि किशनगंज या फिर किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी हमारे झारखंड की राजधानी है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो आगे झारखंड में आदिवासियों का जो प्रवेश देखते हैं। तो झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश कब हुआ, मतलब सॉरी कब हुआ नहीं, मतलब ये प्रवेश है मतलब कहाँ कहाँ पर किस जाति के लोग पाए जाते हैं। तो एक साइड जनजाति और एक साइड महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में। तो असुर जनजाति के लोग जो झारखंड के प्राचीनतम जो है जनजाति है, मतलब सबसे बहुत पुराना असुर जो जनजाति है वो हमारे झारखंड के बहुत पुराने प्राचीनतम जनजाति है, जो कि रांची, लोहरदगा और गुमला में की मुख्यतः ये जाति के लोग रहते थे। उसके बाद आया तो बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया, ये जो है संभवतः कैमूर के पहाड़ियाँ से होकर छोटा नागपुर में जहाँ तक प्रवेश होता था वहाँ तक ये मतलब ये तीनों जनजाति के लोग पाए जाते थे। उसके बाद कोरवा आप मतलब इसका जो है कि लगभग ना के बराबर रहा, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया। आगे मुंडा, उरांव तथा जो हो है ये मतलब ये तीनों जनजाति मुंडाओं के नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। मतलब नागवंश की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मुंडा, उरांव तथा हो का रहा। और ये उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। मतलब ये तीनों जनजाति के लोग जो है वो राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में जो पाए जाते थे, मतलब कि वहीं पर बसे थे। अब आगे आया चेरो, खरवार तथा संथाल। ये तीनों जनजाति जो 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरो तथा खरवारों एवं संथालों को छोड़कर जो झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। मतलब ये जो है 1000 ईस्वी सबसे पहले जो है तक जो है कि चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर जो ये तीनों जनजाति क्या किया था
कि सभी जनजाति जो छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। और ये पूर्व मध्यकालीन में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। मतलब इन सभी जाति का जो है पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में जो बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार जो है संथाल परगना क्षेत्र में ही हुआ था। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात। तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियां के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया। मतलब वैदिक साहित्य में जो है झारखंड की जो जनजातियां थी उसको असुर शब्द के नाम से जो संबोधित किया गया था। वो मतलब कि उन लोगों को जो है मतलब कि वैदिक साहित्य जो है उसमें जो है मतलब झारखंड की जनजातियां जो थी उस टाइम, तो उन लोगों को क्या नाम से जो मतलब संबोधित किया, तो असुर शब्द से, ठीक है। और वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया। और फिर ये जो वैदिक साहित्य है इसमें से जो है इन असुरों की जो वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। हाँ, अब आगे ऋग्वेद में असुरों को जो है लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा गया। मतलब ऋग्वेद में जो है वैदिक साहित्य के बाद जो ऋग्वेद आया तो इसमें जो है असुरों को लिंग पूजक या तो फिर शिष्णों का देव जो है कहा गया, ठीक है। आगे इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया। मतलब इतिहासकार जो बुकानन ने, इतिहासकार कौन थे, बुकानन थे, तो उन्होंने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया। मतलब झारखंड के नाम से ही वो मतलब वर्णित किया, ठीक है। इसमें मतलब इस इतिहासकार ने अपने इतिहास में, ठीक है। उसके बाद महाभारत काल में जो है झारखंड वीरभद्रवंशी सम्राट जो है कि जरासंध थे, तो उनके अधिकार क्षेत्र में था। ये जो महाभारत काल में जो झारखंड था वो वीरभद्रवंशी सम्राट के जो है कि जरासंध के अधिकार में ये जो झारखंड था कि महाभारत काल में। और जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को जो कर्क खंड भी कहा गया है। मतलब दूसरे अगर पूछा गया कि मतलब जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे, कर्क खंड मारेंगे, ठीक है। उसके बाद झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का जो कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया। मतलब झारखंड के जो है छोटा नागपुर क्षेत्र जो है उत्तरी, तो ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है तो इस क्षेत्र को जो कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है, ठीक है। तो आज का जो भी ये हमारा क्लास था तो ये हमारा क्लास समाप्त हुआ। और इसके पहले वाला अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर जल्दी देख लीजिएगा। जो शुरुआती से मतलब ये जो झारखंड जी के शुरू मतलब हमने किया, और फिर ये जो है कि हम झारखंड जी के आप लोग को पूरा पढ़ाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।